हमने कल की कक्षा में विवाह के बारे में जाना था। हमने ये जाना था कि जीपी मोडॉक ने या बोगार्डर्स ने या फिर जॉनसन ने या फिर रिवर्स ने विवाह के बारे में क्या कहा था, उन्होंने क्या परिभाषाएं दी थी। लब्बो-लुभाव क्या निकल कर आता है? सार रूप में हम कह सकते हैं कि विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश की एक संस्था है। देखिए, आपको ये याद रखने की आवश्यकता है कि विवाह परिवार इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, और फर्स्ट ईयर में ही आप अपने जो फर्स्ट पेपर है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, उसमें आप पढ़ेंगे कि संस्था किसे कहते हैं, समुदाय किसे कहते हैं, समूह किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम इस उलझन में ना उलझें हाल फिलहाल कि संस्था किसे कहते हैं। अभी हम ये बात करें कि विवाह संस्था के रूप में किस प्रकार से समाज में अपनी महती भूमिका निभाता है। तो हमें ये बात समझनी होगी कि जब हम विवाह की परिभाषा की बात करते हैं तो विवाह की परिभाषा समाज के संदर्भ में की जाती है। कैसे? जैसे यूरोप और अमेरिका के समाजों में विवाह को सापेक्षिक रूप से कम स्थायी समझते हैं। अब कम स्थायी समझने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि वहाँ पर विवाह का तात्पर्य ये नहीं है कि पति पत्नी के मध्य अच्छे संबंध नहीं हैं, कंपैटिबिलिटी नहीं है, एक दूसरे के प्रति समायोजन नहीं है, एक दूसरे के साथ वो रह के खुश नहीं है। देखिए, एज ए ह्यूमन बीइंग दो लोग अगर अलग हो जाते हैं तो इसका तात्पर्य कभी भी ये नहीं होता कि कोई अच्छा है या कोई बुरा है। इसका तात्पर्य होता है कि दो लोग एक साथ जीवन यापन नहीं कर पा रहे, वॉट एवर द कॉज इज, वॉट एवर द रीजन इज। दो बहुत दुनिया के बेहतर इंसान, बहुत अच्छे इंसान, अच्छे मानव, जिनमें मानवोचित समस्त गुण हैं, बावजूद उसके वो बहुत अच्छे पति पत्नी बनेंगे, कहना संभव नहीं है। देखिए, जीवन में जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते, सक्सेसफुल मैरिज लाइफ का कोई फॉर्मूला नहीं है। दो बिल्कुल विपरीत विचारधारा के लोग, जिनका व्यवहार, जिनका जीवन में लोगों से सामाजिक सामंजस्य, जीवन जीने का तरीका बिल्कुल अलहदा है, बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल मैरिज लाइफ स्पेंड करते हैं। वहीं बिल्कुल एक जैसे होने के बावजूद भी एक सक्सेसफुल मैरिज लाइफ नहीं होती। ऐसी संभावना होती है। इसलिए सक्सेसफुल मैरिज का कोई फॉर्मूला नहीं है। ये कंपैटिबिलिटी, ये एडजस्टमेंट, ये सेक्रीफाइस पे डिपेंड करता है कि कौन कितना कर पाता है। इसलिए इसे स्टिग्मा के तौर पर लेना, धब्बे के तौर पर लेना, दाग के तौर पर लेना, सामाजिक बुराई के तौर पर लेना गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर जब बात आती है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में क्यों ऐसा है कि वहाँ जो मैरिड लाइफ है वो बहुत लंबी नहीं चलती, ऐसा अध्ययन बताते हैं। सभी की नहीं चलती, ऐसा अगर हम कहेंगे तो हम पूरी तरह से गलत होंगे। परंतु वहाँ अगर हम इंडियन प्रैक्टिस में देखें, अगर हम भारत से तुलना करें, तो वहाँ पर जो विवाह का स्थायित्व है वो भारत की अपेक्षा कमतर है। क्यों? उसके पीछे कारण है। उसके पीछे स्पष्ट कारण ये है कि हाँ, वहाँ पर जहाँ पर भी शिक्षा बहुत अधिक है, अभी मैं आपको बताऊंगी इस संदर्भ में कि जहाँ कहीं भी शिक्षा बहुत अधिक है, जहाँ इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंसी है, जहाँ शिक्षा अधिक होने के कारण
अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता है। आज जहां इंडिविजुअलिटी को इम्पोर्टेंस दी जाती है, इंडिविजुअलिटी को इम्पोर्टेंस दी जाने का मतलब क्या हुआ, जहां ये महत्व दिया जाता है कि अगर आप खुश हैं तो आप दूसरों को खुश रख सकते हैं, जहां ये महत्व दिया जाता है कि आपकी खुशी महत्वपूर्ण है बनस्पत इस तथ्य के कि आप स्वयं दुखी होकर दूसरों को खुश रखें। ये तमाम कारण स्वागत योग्य हैं। ये परिवार को बिखेरने के कारण नहीं है, क्योंकि अगर व्यक्ति स्वयं सुखी होता है तो वो दूसरों को सुख दे पाता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति निरंतर खुद के त्याग पर, समर्पण पर, सैक्रिफाइस पर दूसरों को, दूसरे अर्थात परिवार के दूसरे सदस्यों को, जिसमें पति भी शामिल हैं, पति के परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, वाइस वर्सा है, यहाँ पत्नी भी हो सकती है कि पत्नी भी शामिल है, पत्नी के परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, माफ कीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में ये देखने में आता है कि जब व्यक्ति निरंतर अपनी कॉस्ट पर मैरिड लाइफ को चलाने की कोशिश करता है तो अंतोदगत्वा वो मानसिक और शारीरिक तौर पर क्षीण हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो क्या ये उचित है? आप विचार कीजिएगा, ये प्रश्न आपके लिए। तो चूंकि यूरोपियन कंट्रीज में जो इंडिविजुअलिटी है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, वहाँ ये माना जाता है कि परिवार, विवाह, परिवार ठीक है, परिवार में क्योंकि माता पिता भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं, तो परिवार का अस्तित्व तो बना हुआ है, लेकिन विवाह कर कर चाहे कुछ भी स्थिति हो निभाना ही निभाना है, अपनी कॉस्ट पे निभाना है, अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कॉस्ट पे निभाना है, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ विवाह का टूटना स्टिग्मा नहीं माना जाता। वहाँ व्यक्ति को उसके हिसाब से जीवन जीने की स्वतंत्रता दी जाती है। और वही नहीं, हम सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहे, हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं हर उस जगह की जहाँ पर शिक्षा और आर्थिक स्वावलंबन बढ़ा है, चाहे हम वो भारत का ही उदाहरण क्यों ना दें। ठीक है, अब जब बात समाज वैज्ञानिक करते हैं कि विवाह की परिभाषा मूलतः समाज के संदर्भ में ही दी जानी चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। तो अभी हमने उदाहरण दिया यूरोप का, पश्चिमी देशों का, यहाँ तक कि अगर हम भारत का भी उदाहरण दें तो भारत में जो महानगर हैं जहाँ पर शिक्षा और स्वावलंबन, इक्वलिटी की बात बिना किसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हो रही है, जहाँ स्त्री को भी अपने बारे में सोचने का अधिकार पुरुषों के समकक्ष मिल रहा है। यहाँ पुरुष और स्त्री को एक दूसरे के विरोधी नहीं खड़ा कर रहे, परंतु हम इस सत्य को भी झुठला नहीं सकते कि स्त्री वैश्विक संदर्भों में देखें तो भी, अब भारतीय संदर्भों में देखें तो भी, कहीं ना कहीं कारण कुछ भी हो, इन कारणों की चर्चा फिर कभी हम करेंगे, लेकिन पुरुषों से कमतर स्थान पाती हैं, उनको सेकेंडरी सिटीजनशिप मिलती है। ठीक है, इस बात से शायद कोई ही व्यक्ति ऐसा होगा जो असहमत होगा। हाँ, कई जगह समांतर स्थिति है, लेकिन वो बहुत कम है, ये रेयरेस्ट फीचर के तौर पर देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि हम भारतीय संदर्भों को, भारतीय उदाहरणों को नज़रअंदाज ना करें। तो महानगरों में या उन स्थानों में, जैसे कुछ स्टेट भी हैं, जैसे केरल है जहाँ 100% साक्षरता है, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए जहाँ पर साक्षरता का प्रतिशत जो नॉर्थ इंडिया है उसके कंपैरिजन में बहुत अधिक है।
तो वहाँ इंडिविजुअलिटी को आपको शायद पता है या नहीं पता कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे समाज ऐसे हैं जहाँ मातृ सत्तात्मक परिवार है। तो जहाँ मातृ सत्तात्मक परिवार है वहाँ पर महिलाओं के पास अधिक अधिकार होते हैं बनस्पत परिवार के पुरुष सदस्यों के। तो सिर्फ हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करेंगे तो ये इनजस्टिस होगी। हम इस प्रिटेक्स्ट में बात करें कि जिन भी समाजों में, जिन भी देशों में, जिन भी राज्यों में जहाँ शिक्षा अधिक है, जहाँ स्वावलंबन की बात है, आर्थिक स्वावलंबन की बात है, वहाँ पर विवाह कम स्थायी होते हैं बनस्पत उन स्थानों के जहाँ पर शिक्षा महिलाएं, विशेषकर महिलाओं को कम प्राप्त है या महिलाएं अपनी इकोनॉमिकल नीड्स के लिए अपने परिवार पर निर्भर हैं। ठीक है, ये बात हमारे समझ में आई। और अगर हम ये बात करते हैं कि भारत में विवाह क्या है, क्या स्वरूप है भारत में विवाह का, तो इसके बारे में तो बहुत गहन अध्ययन आवश्यक है। परंतु हम ये कह सकते हैं कि भारतीय समाज में कहीं ना कहीं विवाह दो परिवारों के मध्य भी होता है। और यहाँ पर सिर्फ विवाह का तात्पर्य ये नहीं होता कि दो लोग किसी विशेष उद्देश्य के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ विवाह का तात्पर्य, यहाँ मतलब भारत में, तो भारत में विवाह एक रिचुअल है, एक संस्कार है, एक सिर्फ सामाजिक या यौनिक आवश्यकताओं का प्रतिफल नहीं है विवाह। इस संदर्भ में हम कापड़िया की बात कर सकते हैं। के.एम. कापड़िया जो कि एक बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री रहे, भारतीय समाजशास्त्री, उन्होंने हिंदू विवाह को परिभाषित किया। बहुत संक्षिप्त में उन्होंने इस बात को कहा, लेकिन उस संक्षिप्तता में ही भारतीय विवाह पद्धति का पूरा सार देखने को मिलता है। वो कहते हैं हिंदू विवाह एक संस्कार है, धार्मिक कृत्य है। ठीक है, शुड आई रिपीट इट अगेन, मैं दोबारा दोहराऊं, हिंदू विवाह एक संस्कार है, धार्मिक कृत्य है। ये बात किसने कही? के.एम. कापड़िया ने। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि महाकाव्यों में, पुराणों में ये हमारी निधि हैं, ये हमारे एसेट हैं, ये हमारी संपदा है, हमारी मतलब हम भारतीयों की। तो महाकाव्यों में, पुराणों में ये आग्रहपूर्वक कहा गया है कि हिंदुओं में विवाह एक धार्मिक ग्रंथ है और सामान्यतः अविभाज्य है। अविभाज्य मतलब जिसको बांटा नहीं जा सकता, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। हिंदू जातियां विवाह को धार्मिक इसलिए समझती हैं कि इसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति होता है। और इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो क्या है? संतानोत्पत्ति है, संतान का जन्म होना, ये दूसरा उद्देश्य है। पहला उद्देश्य तो क्या है? मोक्ष प्राप्ति। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, विवाह का मोक्ष से क्या संबंध? तो जब आप पुरुषार्थ पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि कुछ ऋणों से मुक्ति विवाह के पश्चात ही मिलती है। जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो वो कुछ ऐसे यज्ञ करता है जिसके पश्चात वो अपनी मोक्ष प्राप्ति के मार्ग की ओर प्रशस्त होता है। इसलिए हिंदू विवाह में संतान उत्पत्ति को द्वितीय स्थान दिया गया है। तो इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य जिसके बारे में अभी हमने बात की, विवाह का, हिंदू विवाह का उद्देश्य संतान उत्पत्ति है। ये आपको पता ही है कि संतान के बिना पीढ़ियां नहीं चल सकती। समाज का विकास, विकास कहना गलत शब्द होगा, समाज स्वतः समाप्त हो जाएगा अगर संतान उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, तो
कहने का तात्पर्य है कि जब भी हम विवाह की परिभाषा की बात करते हैं तो वहाँ स्पष्टता हम बात करते हैं किसी समाज के संदर्भ के आधार पर। और जब हम, जैसा मैंने अभी कहा कि हिंदू विवाह की जो उद्देश्य हैं वो बिल्कुल अलग हैं। जैसा कापड़िया ने भी कहा कि विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है। किसके लिए होता है? कर्तव्यों की पूर्ति के लिए। इसलिए विवाह का मौलिक उद्देश्य धर्म है। हिंदुओं में, हिंदू का तात्पर्य क्या हुआ? भारतीयता से बात हम कर रहे हैं। भारतीय जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें इस सत्य को, इस तथ्य को उल्लेखित किया गया है कि विवाह कभी भी काम वासना का चरम उद्देश्य, काम वासना को प्राप्त करना विवाह का चरम उद्देश्य नहीं है। इसको तो महत्व दिया नहीं गया है, जैसा कि माना जाता है कि पश्चिमी समाज में ऐसा देखने में आया है। हम ये आरोप नहीं लगा रहे, ये ऐसा माना जाता है। अब कितना सत्य है कितना असत्य है ये तो जो सामाजिक विचारक हैं वो इस संबंध में अपने वक्तव्य समय समय पर देते आए हैं। परंतु हिंदू विवाह में धर्म का प्रथम स्थान है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हिंदू विवाह को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। अब यहाँ धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म की बात नहीं है। जब भी हम धर्म की बात करते हैं सनातन संस्कृति में तो धर्म का तात्पर्य कर्तव्य पालन से होता है, आपकी ड्यूटीज़ के फुलफिलमेंट से होता है। जो ड्यूटीज़ आपकी आपके परिवार के सदस्यों के प्रति है, जो कर्तव्य आपके समाज के सदस्य होने के नाते हैं, जो ड्यूटीज़ आपकी देश के नागरिक होने के नाते हैं, वो सारे कर्तव्य, फॉर एग्जाम्पल पिता होने के नाते पिता के कुछ कर्तव्य होते हैं, विद्यार्थी होने के नाते विद्यार्थी के कुछ कर्तव्य होंगे, माँ होने के नाते माँ के कुछ कर्तव्य हैं, देश का नागरिक होने के नाते आपके कुछ कर्तव्य हैं, है ना। तो भारतीय संदर्भों में धर्म का तात्पर्य कर्तव्य से जोड़कर देखा जाता है। तो हिंदू विवाह में धर्म का प्रथम स्थान है और पुत्र प्राप्ति का स्थान द्वितीय है। तथा अब देखिए, यहाँ हम ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे। आधुनिक समाज में वर्तमान समय में पुत्र और पुत्री का वही स्थान है जो कि समाज में एक उच्चतम अपेक्षित मनोभाव है और जहां लिंग आधारित किसी भी भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। हिंदू विवाह में जो तीसरा स्थान दिया गया है वो है रति का। रति मतलब काम वासना, ठीक है। और हिंदुओं में विवाह एक अत्यावश्यक, लगभग आप इसे कंपल्सरी जैसा कह सकते हैं, बहुत बहुत आवश्यक है। इसलिए हिंदू में विवाह एक अत्यावश्यक धार्मिक संस्कार एवं कर्तव्य माना गया है। तो सार रूप से हम क्या कहें कि हिंदू विवाह धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति, पुत्र प्राप्ति, रति, व्यक्तित्व का विकास, पारिवारिक उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व, इन सब का सम्मिश्रण है, ठीक है। कल की कक्षा में हम स्पष्ट तौर पर जानेंगे कि हिंदू विवाह के क्या क्या उद्देश्य हैं। आशा करती हूँ आज आपने जो कुछ मुझसे सुना, जितना आपने उस विषय पे चिंतन और मनन किया, वो आपको समझ में आया होगा। बच्चों, हमारे जीवन का अंतोतगतवा उद्देश्य अपने स्वप्नों को पूरा करना है,
पर उन स्वप्नों को पूरा करने के लिए किसी को आघात ना पहुंचे, ना सामाजिक तौर पर, ना पारिवारिक स्तर पर, और उन स्वप्नों को निरंतर आप अपने परिश्रम के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज जो कुछ भी आपने पढ़ा समझा उस पे आप अवश्य चिंतन और मनन करेंगे। कल की कक्षा में हम दोबारा मिलेंगे ये जानने के लिए कि हिंदू विवाह के क्या उद्देश्य हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।